नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में एसकेएम की सरकार है, लेकिन चुनाव से पहले अंतिम साल में एसकेएम को राजनीतिक रूप से कई चुनौतियां मिली है। तमाम संगठन ये कह रहे हैं कि 25 सालों तक सत्ता में रही एसटीएफ और अब एसकेएम ने अनुच्छेद 371 को कमजोर करने का काम किया है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एसकेएम सरकार लिंबू तमांग समुदाय के लिए विधानसभा सीट आरक्षित करने का फार्मूला नहीं ला पाई। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के अंतर्गत 26 एएए में सिक्किमीज की परिभाषा के विस्तार को लेकर विरोध जारी है। पिछले महीने 8 अप्रैल को जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक रैली निकाली थी, जिसमें हिंसा हुई। इसी मुद्दे पर 10 अप्रैल को एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया। इस समय कई पार्टियां अपने अपने तौर पर रैली, प्रदर्शन और यात्रा निकाल रही हैं। इस बीच शुक्रवार को राजनीति से जुड़ी एक खबर आई, जहां सिटीजन एक्शन पार्टी में डीबी चौहान शामिल हो गए। डीबी चौहान इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसी तरह की कवायद दूसरी पार्टियों में भी चल रही है। 2024 में विधानसभा चुनाव होना है। सिक्किम में विपक्षी पार्टियों द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या यही मुद्दे आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे? आज मुद्दा में यही जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अब सिटीजन एक्शन पार्टी के नेता डीबी चौहान, सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के रुपेन कार्की, भाजपा के विकास प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गुप्ता। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम जाएंगे डीबी चौहान के पास, जो हाल ही में जो सिटीजन एक्शन पार्टी है उसमें शामिल हुए हैं। डीबी चौहान, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे हमारा सवाल यही रहेगा कि आपने एक सफ़र तय किया है राजनीति में और आपका अनुभव रहा है। आप कुछ समय पहले भाजपा में थे और एसकेएम सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आपने आवाज़ भी उठाई थी और उनको अपनी बातें भी कही थी कि किस तरह से सरकार कहाँ कहाँ गलती कर रही है। आपके हिसाब से आने वाले दिनों में किस तरह के मुद्दे हैं जो ये तय करेंगे राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो बनाने में और आगे बढ़ने में? आगे जो राजनीति है उसका दिशा निर्देश जो होगा वो तय करेंगे। आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो मुद्दे हैं सिक्किम में, सिक्किम की सुरक्षा के लिए, सिक्किम के यहाँ के बेरोजगार या जो ड्रग्स जो सप्लाई हो रही है, ये जो सिक्किम में खुलेआम अभी हिंसा हो रही है, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर हत्या तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हत्या करने की कोशिश किया जाती है, वो भी पुलिस के सामने। तो लोगों को सुरक्षा का एक मुद्दा है। और ये सब मुद्दे के ऊपर जो जितने राज्य के ऊपर जो लोन बढ़ रहा है, राज्य जिस हिसाब से लोन ले रहा है, ऋण ले रही है बैंकों से और वो पैसा लुटा रहा है, इसमें कोई योजना नहीं, प्रोग्राम नहीं, पॉलिसी नहीं है। इस हिसाब से अब जो आने वाले दिन में इसी के बीच राजनीति रहेगा जी। और हम कोशिश करेंगे कि युवाओं को आगे ले आने के और युवा को मौका देने की। और ये जो पार्टी हमने ज्वाइन की है सिटीजन एक्शन पार्टी, ये युवाओं की पार्टी है। अब हम युवाओं में वो भरोसा देखते हैं, आशा देखते हैं कि वही लोग कुछ कर सकेंगे आने वाले दिन में। तो ये सब है जी। चलिए, आपने जो बातें कही है, हमें लगता है कि यही सब मुद्दे होंगे। और भी जो मेहमान हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मुद्दे हैं और जिस पर चुनाव लड़ा जा सकता है। रुपेन कार्की हैं, SPYF के, सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के। रुपेन कार्की, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में जो मुद्दे सामने आए हैं उसमें कितना फ़र्क है जो चुनाव में मुद्दे हैं जो ये तय करेंगे कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी? रुपेन कार्की, क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी। आप चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गुप्ता हमारे साथ हैं।
मनोज गुप्ता, कई सारे इशूज हैं सिक्किम में अगर हम देखें तो, लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं तो 2024 में अप्रैल के आसपास चुनाव होना है। किस तरह के मुद्दे होने चाहिए चुनाव में जो जनता के लिए वास्तविक मुद्दे हैं? आपने मौका दिया नॉर्थ ईस्ट लाइफ में आने का। ये आने वाला चुनाव बहुत ही गंभीर होगा। इसलिए भी गंभीर होगा क्योंकि ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत सारे चर्चा होंगे, क्योंकि प्रजातंत्र यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे प्रजातंत्र कौन सा स्तर में है और कितना आगे बढ़ चुका है। और दूसरी यहाँ पे मुद्दे की बात करेंगे तो सिक्योरिटी का रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट का जो लोकल सिक्योरिटी है, दोनों यहाँ पे रहेंगे। और छोटे मोटे मुद्दे तो हमेशा रहते ही रहते हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसी के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो कि स्टेट का नया पॉलिसी जो है उसके ऊपर यहाँ पे चुनाव लड़ने की जब कर यहाँ पे तैयारी हो रही है। लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो विपक्षी लोग जितने भी एक साथ मिल के सत्ता के ऊपर जो भी हुए हैं, उसके ऊपर सत्ता पक्ष का अपना रणनीति रहेगा और वो कैसे डिफेंड करते हैं ये देखना भी एक दिलचस्प बात रहेगी। जी, हम आशा करते हैं रुपेन कार्की हमसे जुड़ चुके हैं। रुपेन कार्की, अब हम आपके पास चलते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है और हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कई पार्टियों का जन्म हुआ है और बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है, रैली भी हो रही है। आने वाले दिनों में किस तरह के जो मुद्दे होंगे वो चुनाव में हावी रहेंगे? नमस्कार आपको और थैंक यू नॉर्थ ईस्ट लाइव और जो भी यहाँ पे डिस्कशन में सभी को नमस्कार। ये क्या क्या मुद्दा होगा, क्या क्या मुद्दा रहेगा, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मुद्दा होना चाहिए। सिक्किम में अभी जो इलेक्शन, नॉट जस्ट सिक्किम, पूरा भारत में जो इलेक्शन है, अभी इलेक्शन हैज बिकम द फेस्टिवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू नो। अभी जो इलेक्शन है पूरा भारत में एक वो इन्वेस्ट करने के जो चार होता है, एक फेस्टिवल होता है, उसमें कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा सिक्किम में इतना इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, पर क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में अभी भी कौन कौन कैंडिडेट रहेगा, किस पार्टी, वो जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट का नेचर भी ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट का एमएलए हो, मंत्री हो, या कोई एक करप्ट आदमी हो, या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो। इस टाइप का जनरली इस नेचर का स्पेशली अभी कैंडिडेट बनाने का जो हर पार्टी में वो प्रयास रहता है स्पेशली। तो क्या होता है कि इलेक्शन में जो कॉमन आदमी का इश्यूज है, जैसे कि हमारे सिक्किम में एजुकेशन में मतलब एक कंटिन्यूसली प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन तो अभी टोटली कोलैप्स किया जा रहा है, और रूरल इकोनॉमी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि सिक्किम रिसेंटली एक फ्यूडल स्टेट से एक डेमोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका जो रूरल इकोनॉमी था पहले का, वो अभी तो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है। तो स्पेशली क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में जो कॉमन मैन का, एक कॉमन आदमी का, एक जो वर्किंग क्लास का जो इश्यू होता है, वो स्पेशली नहीं आता है। स्पेशली क्या इश्यू आता है कि जो इन्वेस्ट कर सकता है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, वही चीज आगे आता है। तो हमारी तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपके चैनल में कि पहले कौन पार्टी आएगा, कौन कैंडिडेट आएगा और क्या इश्यू होगा, इससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन इश्यू में, क्या क्या इश्यू में हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी, तो आप भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं कि कौन कौन इशू में हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, पहले ये क्लियर होना चाहिए, बाद में पार्टी और उम्मीदवार तय होना चाहिए। चलिए, इस महत्वपूर्ण जो विचार हैं इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में हमारा विषय है सिक्किम और सिक्किम में जनता के मुद्दे। आखिर सिक्किम में जनता के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अब एसकेएम सरकार का ये आखिरी साल है इस कार्यकाल का और अगले साल चुनाव होना है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि राज्य में कई बार हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई, हिंसा की खबर सामने आई और कई बार हमने देखा कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच पहुंची, चाहे वो सुधार यात्रा हो, चाहे वो लोगों से संपर्क बनाने की यात्रा हो, चाहे वो लोगों को जागरूक करने की यात्रा हो। अलग अलग तरह की यात्राएं जो विपक्षी पार्टियां वो कर रही है। लेकिन अब वो धीरे धीरे आखिरी क्षण आ रहा है जब नेता जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ भाजपा के नेता विकास प्रसाद जुड़े हुए हैं। विकास प्रसाद जी से भी उनका विचार ले लेते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में क्या वैसे मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी रहेंगे। विकास जी। सर नमस्कार सर। जी। सभी बंधुओं को मैं नमस्कार मेरे तरफ से सर। विशेष करके सर हमारा मुद्दा ये है कि जो सिक्किम में जो हिंसा जो हो रही है सर, उसको कैसे रोकना है। हमारी मुद्दा है पीस और डेवलपमेंट सर। आज जो सिक्किम जो शरण में डूबी हुई है सर, उसको कैसे शरण मुक्त करना है सिक्किम को। आज जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है सर, सभी युवा को कैसे रोजगार करना है सर। जी चलिए, तो सभी मेहमानों का पहला जो रिएक्शन है वो हमारे साथ आ गया है, हमारे पास आ गया है। और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक मुद्दा है, हिंसा जो हो रही है, क्राइम, ये एक मुद्दा है और पीस एंड डेवलपमेंट ये उनको चाहिए। साथ ही युवाओं को मौका देना राजनीति में, डीबी चौहान ने कहा। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि सिक्किम में रैली निकाली गई और मांग की गई, तमाम मुद्दे थे, लेकिन उससे ठीक अलग जो आज हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत बताई है आने वाले चुनाव में। और इससे ये कहा जा सकता है कि आज तक वो चीज़ें अभी तक दुरुस्त नहीं हुई हैं, वो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन वो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो पा रही हैं। आज दर्शकों के साथ ये बात हमें कहना होगा कि आज एसकेएम का कोई प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है। वो जिम्मेदार हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आमंत्रण के बाद भी वो हमारे साथ नहीं आए। इसलिए जो मेहमान आपके साथ दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आने वाले दिनों में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा होगी और यही विपक्ष के तौर पर तय करेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दे हों। डीबी चौहान के पास एक बार जाना चाहेंगे। काफ़ी अनुभव रखते हैं राजनीति का और कई बार सरकार को सुझाव भी दिए हैं इन्होंने। डीबी चौहान, जो तमाम मेहमान हैं आज उन्होंने पीस एंड डेवलपमेंट, बेरोजगारी, हिंसा, इन सब मुद्दों पर बातचीत की है। इन सब में सबसे बढ़कर कौन सा मुद्दा है जो आने वाले चुनाव की रूपरेखा तय करेगा? देखिए भाई साहब, सिक्किम एक पिछड़ा राज्य है। ऐसे तो आंकड़ों में सिक्किम को काफ़ी आगे दिखाया जाता है, लेकिन ये सब स्टेटिस्टिक्स और डेटा में खेला खेली है। लेकिन अगर सिक्किम के गांव में जाएंगे, झुग्गी झुपड़ी में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो पता लगता है कि सिक्किम में कितनी गरीबी है। और सिक्किम में जो सरकारें बनी हैं अभी तक, ये सब ने पॉलिटिक्स को एक इंडस्ट्री बना के रखा है। लोग सब पॉलिटिक्स से अपना जीविका उपार्जन करते हैं, लोग खाते हैं पीते हैं और कोई काम करना नहीं चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स सम बेनिफिट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि आज 48 वर्ष हो गए सिक्किम भारत में विलय हुआ। इतने लंबे समय में भी यहाँ के लोगों में ये इंटरप्रेन्योरशिप हो, उद्यम लगाने की हो, उद्योग लगाने की हो, ये काम नहीं हुआ सिक्किम में। क्योंकि सरकारें जो बनी उन लोग ने सबको पार्टी का पेड वर्कर्स बनाया और जिंदाबाद लगाया, मुर्दाबाद लगाया और लोगों को पिटना सिखाया, गाड़ी जलाने का काम सिखाया। आज भी जो सरकार बनी है आज के युग में भी वो सरकार भी यही काम पे लगी हुई है कि लोगों को कैसे उकसाएं और दूसरे पार्टी की कार्यकर्ता को दबाएं, घर से बाहर निकल ना दें और घर में ही जाके उनको मारे। ये तो मुख्यमंत्री अपने खुले भाषण में दे रहे हैं कि हम घर में जाके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे जो हमारा विरोध करते हैं, विपक्षी का झंडा लगाते हैं।
तो अब ये सब ये क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स इन लोग को लगता है कि एक मुफ्त में मिली एक विरासत है, ये उद्योग है, जिस उद्योग के उद्योगपति बन गए ये लोग। तो सबसे बड़ा चीज़ है, तो हम केंद्र से भी, आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी हम बोलना चाहते हैं कि केंद्र की जितनी भी जांच एजेंसी हम देखते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े प्रदेशों में सीबीआई लगती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, फिर सिक्किम में क्यों नहीं होती? ये सब संस्थाएं क्या सिर्फ दिल्ली और बिहार तक सीमित है क्या? सिक्किम में क्यों नहीं आती? सिक्किम में क्यों नहीं देखते? जो पैसा भारत सरकार देती है इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले भी मैं जब भाजपा में था तो ये तो मोदी जी को भी बोला, मैं अमित शाह जी को भी बोला, राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री थे उनको भी बोला, किरण रिजिजू जी को भी बोला, जितने भी बड़े नेता जब मैं मिलता था मैं बोलता था कि क्यों ये एजेंसी सिक्किम में नहीं आती है, बड़े बड़े एजेंसी से। तो ये आना चाहिए, इनको इंक्वायरी करना चाहिए। जो पैसा देता है वो सिक्किम के लोगों के लिए आया है, और ये पैसा कि कोई पार्टी के नेता के लिए, उनके परिवार के लिए नहीं है, मुझे लगता है। तो मेरा राजनीति सीधा है कि यही सब मुद्दे पे हम राजनीति करेंगे। भ्रष्टाचार है यहाँ, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, नातावाद है, कृपावाद है, नेपोटिज्म, फेवोराइटिज्म, इसी सब के खिलाफ हमको लड़ना है। और सिक्किम के लोगों को जितने मेन स्ट्रीम में आगे, जितने और प्रदेश के लोगों को हम देखते हैं नेशनल मेन स्ट्रीम में, तो उस हिसाब से सिक्किम को लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाना है। तो इस मुद्दे पे हम काम करके युवाओं को आगे बढ़ा के उनको इतना ही समझाना है कि सिक्किम के लोग भी उतने भारतीय है जितने और प्रदेश के लोगों को लगता है कि वो भारतीय है। तो नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। नेशनल स्तर पे हमारे सिक्किम के लोगों को भी, चाहे खेल में हो, कला में हो, उद्योग में हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो भी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में हमारे सिक्किम के लोगों को आगे बढ़ाना है। और ये क्षेत्रीय पार्टी ने ये सब रोक के रखा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सिक्किम के लोग विकसित हो, क्योंकि अगर ये लोग विकसित हो जाएंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो इनका जो झूठ का बंटवारा है वो खोल जाएंगे, वो सब लोग समझ जाएंगे। इसलिए पैसा दे के सबको खरीद के रखा है, पूर्व वर्तमान, तो यही सब चल रहा है सिक्किम में। तो मेरे लिए मुद्दा भी यही है, राजनीति भी यही है। जब तक सिक्किम को इन सब से आगे नहीं लाएंगे, इनसे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा राजनीति का लड़ाई जारी रहेगा। जी, अब रुक करते हैं रुपेन कार्की का कितना इत्तेफाक रखते हैं डीबी चौहान के इस विचार से। रुपेन कार्की, अब तक जो सिक्किम में सरकारें रही हैं वो उन्होंने पॉलिटिक्स का उद्योग लगाया है, आपके विचार से क्या ये सही है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी पार्टी है अब तक, जितना भी सरकार में गए, जितना भी अभी है, उन सभी का एक कॉमन नेचर है कि लगभग सभी पार्टी इलेक्शन के टाइम में और इलेक्शन के आगे बहुत सारे पैसा लगानी करते, इन्वेस्ट करते। अभी भी हम आपके चैनल में वो छोटा वीडियो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इस्टेब्लिश पार्टीज है उनका वो वीडियो चलाया जा रहा है इधर। तो ऐसा होता है कि जितना भी एस्टेब्लिश पार्टी है वो इलेक्शन के टाइम में इन्वेस्टर से पैसा लेके, जैसे कि एक छोटा कार्यक्रम हो, जितना भी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सारा लगानी वो करना पड़ता है। और जैसा कि वो ये रूलिंग पार्टी जैसा है, एसकेएम जैसा पार्टी है, ये बड़ा पार्टी में तो बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को खरीदते हैं। और वो क्या होता है कि ये पैसा कहाँ से आता है? ये सिर्फ बजट से नहीं आता है। तो क्या होता है कि ये कंपनी का लोग, बड़ा मालिक, ये सारे लोग ये पार्टियों को पैसा देता है। तो ये पार्टी इन बड़े लोगों के पास, जैसे कि कोई दारू का अगर कंपनी हो, वो अगर पार्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा कि वो दारू ज़्यादा वो सेल हो जाए। और एक सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अल्कोहल, ड्रग, ये बहुत अभी मतलब एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। तो जनरली पार्टियों का नेचर क्या रहा है अभी तक कि वो इन्वेस्टर के पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो वो अगर ऑनेस्ट रहेगा, उनका पार्टी मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा बात भी हो सकता है। उनका उनका पार्टी का कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हो सकता है। वो बहुत युवाओं को भी ले आ सकता है किसी भी पार्टी। पर जब इन्वेस्टमेंट वो लेके अगर पार्टी चलाएगा तो क्या होगा कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉलिटिक्स है वो कॉमन आदमी, जैसे कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा का बेटा बेटी, उनका छोरा, वही उनका उनका संतान ही वो राज करने के लिए एलिजिबल होता। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो,
कोई बड़ा करप्ट नेता हो, कोई बड़ा जैसे कि पास्ट का किसी ऐसा बैकग्राउंड का जो आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, वही बैकग्राउंड का आदमी नेता बनने के लिए आगे आ रहा है। मतलब इस हिसाब से किसी भी पार्टी हो, किसी भी कोई भी आइडिया की बात करे, अगर इसी टाइप से चलेगा तो ये विचार का बात, ये मुद्दा का बात सेकेंडरी रह जाएगा। तो सेकेंडरी हमें रह लगता है जाएगा, कि पहले यानी जो पहले स्थिति है हमें वो नहीं लगता है कि बदलेगी। क्या पार्टी होगा, कौन होगा, इससे पहले किस टाइप का पॉलिटिक्स होना चाहिए, किस टाइप का पॉलिटिक्स होना चाहिए, हमारा सेंटर क्या होना चाहिए। हमारा सेंटर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हमारा मेन इलेक्शन के लिए वो होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं करेगा, अगर इन्वेस्टर के फेवर में पार्टी काम करेगा, तो अभी जो जो सत्तारूढ़ पार्टी का है कि वो तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, तो वो अभी कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो वायलेंस अपना रहे, जी, वो अभी हिंसा कर रहे हैं। तो तो जो हमें ऐसा पॉलिटिक्स लगता है है। वो बदलनी होगी, स्थिति बदलनी होगी। ये पहले तय करना होगा, उसके बाद चुनाव और उम्मीदवार पार्टी तय की जाएगी। इस विचार के साथ ही हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा है क्या है, सिक्किम की जनता की मुद्दे, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम विकास और मनोज जी के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले डीबी चौहान के पास जाना चाहते हैं। डीबी चौहान, हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों कुछ मुद्दे हैं जो सिक्किम में वो काफ़ी दिनों से अनसुलझे हैं, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 371F को लेकर कई बातें कही गई। जो वित्तीय विधेयक है उसमें जो संशोधन किया गया और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया, इस पर एक बवाल मच गया। साथ ही सिक्किमिज की परिभाषा को लेकर एक बवाल मच गया। सारा जो आप मुद्दे गिना रहे थे, विकास का मुद्दा, पीस का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, डेमोक्रेसी, क्राइम, जितना भी मुद्दा है वो सब पीछे रह गया, लेकिन सिक्किमिज की परिभाषा सबसे आगे हो गया, और इसे लेकर हिंसा भी हुई। ILP को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, उसके कई सदस्यों से चर्चा हो रही है, विचार हो रही है, और इस बीच हम ये भी बातें कर रहे हैं कि सिक्किम में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। कई सालों से सिक्किम पिछड़ा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो उसमें पॉलिटिकल लोग शामिल थे, उन्होंने कंपनियों से पैसे लिए, इस तरह से विकास रुका हुआ है। इन सब मुद्दों पर क्या विचार है आपका, डीबी चौहान? जुड़ा था मुद्दाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, क्योंकि और प्रदेशों से हुआ होने के बाद हमें केंद्र सरकार ने उस टाइम की सरकार ने धारा 371F के अंदर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कई पुराने कानून को जिंदा रखा था, जिसमें सिक्किम एक परिभाषा में सिक्किम के लेप्चा, भूटिया और नेपाली मूल के लोगों को रखा गया। जैसे आपने सही कहा कि जो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल आ गया 24 ये मार्च को, तो इस बिल में तो क्लियरली और कई कैटेगरी लोग को सिक्किम की परिभाषा में लगा दिया। खैर ये लोग, सरकार तो कह रही कि ये, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह रही है ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए दिया गया है ये, लेकिन हम मानते हैं कि ये आज तो चलो इनकम टैक्स के लिए ये दे दिया है, लेकिन आने वाले दिन में सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित नहीं रहेगा। और हम 5.5-6 लाख जनसंख्या है हम सिक्किम में, जिसमें पुराने व्यापारी भी आते हैं यहाँ, सबको मिला के, और इतने हम छोटे प्रदेश की मतलब कम लोगों के ऊपर 140 करोड़ के बराबर जैसे हमको रख दिया, इक्वल रख दिया, क्योंकि ये जो 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, जो जजमेंट आया, इस जजमेंट में आर्टिकल 14 का जिक्र किया है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात होती है। तो राइट टू इक्वलिटी मीन सिक्किमीज और भारतीय कोई फर्क नहीं होता है, सबको बराबर हक अधिकार मिलना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया, और उसके बाद तो सिक्किम में बवाल मच गया। सब लोग इसमें, हम सड़क में निकल गए, प्रदर्शनी हुई, और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दे दिया, और अमित शाह जी ने बुलाया। इसने थोड़ा तो डैमेज कंट्रोल कर लिया, जो सिक्किम में मूल के नेपाली लोगों को भी विदेशी का करार दे दिया।
लेकिन हम मानते हैं राज्य सरकार की इसमें ईमानदारीता नहीं थी, क्योंकि इन लोग ने केस जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने चाहिए थे ओल्ड सेटलर्स के विरुद्ध में, ओल्ड सेटलर्स को इनकम टैक्स देना न देना ये केंद्र का विषय है। सिक्किम राज्य की और हमारी पार्टियों की ये दायरा की बात नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको टैक्स लगाएगी किसको नहीं लगाएगी हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो सिक्किम इसकी परिभाषा में जो सबको ले आना और सिक्किम में धारा 14 के जरिए टू ब्रिंग ऑल पीपल इक्वली अंडर आर्टिकल 14, ये हम नहीं मानते। चाहे सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे, केंद्र सरकार कोई भी बिल लाए, हम नहीं मानते, क्योंकि हम सिक्किमी लोग को जो सुरक्षा चाहिए धारा 371F के जरिए, तो ये रहना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार का उस टाइम का कमिटमेंट था जिस टाइम सिक्किम एक देश भारत में विलय हुआ था, और विलय कराने लोगों को ये लोग अगर जो रेफरेंडम में जो वोट लगाए उन लोग को अगर ये विदेशी कहते हैं तो फिर वो रेफरेंडम ही गलत था। ये हमारा कहना है। हम राजनीतिक पार्टी होके और बिना राजनीतिक पार्टी होके भी हम ये कहते रहते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा होना चाहिए। हम जो 140 करोड़ भारतीय के बराबर नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी अनपढ़ हैं, अभी भी गांव में रहते हैं, अभी भी यहाँ विकास आनी है। जैसे मैंने गिनाया आपको कई मुद्दा भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। जो सरकार बनती है वो तो महाराजा की तरफ पैसा बांटने लगती है, गांव में विकास नहीं पहुंचती। केंद्र की जांच एजेंसी सिक्किम में काम नहीं करती, वो आते भी नहीं। और जो छुटपुट कोई आते ही जो CAG का जो ऑफिस है, कैग ऑफिस, ये भी हमें लगता है कि फुल्ली इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। और इस हिसाब से सिक्किम को कुछ केंद्र सरकार ने एक अलग थलग करके रख दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार को शायद सिक्किम की भूमि ही चाहिए थी, सिक्किम के लोगों को उतना न्याय देने का मनसा नहीं था, ऐसा लग रहा है। इसीलिए इसमें हम केंद्र सरकार को भी आपके माध्यम से हम विनती करते हैं कि सिक्किम के लोग सीधे साधे जो शरीफ लोग हैं, जो भारत माता की जय, भारत सरकार का और भारत की संविधान को सिरोपर करके काम करने वाले लोग हैं। यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसा बना जा रहा है कि सिक्किम के लोगों की स्थानीय सुरक्षा के ऊपर खेलाखेली हो रहा है। इनके जो मतलब आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है, इस सिक्योर फील नहीं कर रहे सिक्किम में। हम भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला एक झटके में नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में बिल आया। लगातार ये 2-3 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ, इस सिक्किम के शांति के लिए, सिक्किम की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। और हम आपके जरिए से भारत सरकार को भी कहना चाहिए था, चाहते हैं कि केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा प्रदेश है, आबादी सिर्फ 5-6 लाख है, तो इस आबादी को इतना हल्का से लेके यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। ये मेरा कहना है। थैंक यू। रुपेन कार्की, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुआ है, इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया है। लेकिन जहाँ तक ओल्ड सेटलर्स की बात है, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, वो ओल्ड सेटलर्स की ही जनसंख्या नहीं है, वो बाहर से आने वाले लोगों की जनसंख्या है। हमारे इस कार्यक्रम में कई बार जो आपके भुटिया लेप्चा एपेक्स बॉडी के जो कन्वेनर हैं आप छितेन तासी, वो कई बार कह चुके हैं कि सीमाई इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ मिनी पाकिस्तान बन चुका है। इस तरह से बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनको रोकने के लिए उचित कदम क्या होगा? क्योंकि जब हम अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, तब हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो सिर्फ ओल्ड सेटलर्स के ऊपर हो जाता है। और हमें जहाँ तक जानकारी है 400 परिवार थे और वो बढ़ चढ़कर उनकी मेंबर्स की जो संख्या है वो 3000 के करीब होती है। 3000 सिक्किम के लिए खतरा साबित नहीं हो सकता, लेकिन इससे बड़ी संख्या जो है बाहरी लोगों की है, जो चिंताजनक है। इस पर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? एक तो क्या है कि जो मिनी पाकिस्तान का क्लेम है वो तो मैं नहीं बता सकता। उसमें जो क्लेम कर रहे हैं वही शायद बता पाएंगे। सिक्किम भारत का एक पार्ट है अभी, पर सिक्किम का जो हिस्ट्री है पूरा इंडिया के हिस्ट्री से एक यूनिक हिस्ट्री है। तो इसका जो डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री रहेगा, जो ह्यूमन सोसाइटी का जो इंटायर हिस्ट्री है, इसका डेवलपमेंट का भी थोड़ा यूनिक हिस्ट्री है। जैसे भारत का बहुत अलग पार्ट का अलग राज्य का अपना अपना हिस्ट्री है,
उसी तरह से सिक्किम का जो डेवलपमेंट का हिस्ट्री है वो भी यूनिक हिस्ट्री है। तो इसलिए यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ का एथनिसिटी का प्रॉब्लम और उस वहाँ जो हिस्ट्री से जो सिक्किमीज डेफिनेशन का जो डेफिनेशन है वो यूनिक हो सकता है। इसलिए वो पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से सिक्किम का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, एक हमारा वो मानना है। और दूसरा चीज ये है कि जो सिक्किमीज डेफिनेशन है, जो सिक्किमीज टर्म है, इस सिर्फ हम ये दया के हिसाब से, वो केंद्र सरकार की दया के हिसाब से, राज्य सरकार की दया के हिसाब से हम नहीं बना रहे। वो तो एक यूनिक हिस्ट्री का वो रिजल्ट है कि ये सिक्किमीज डेफिनेशन क्या है। और उसमें एक आदमी को ऐड करना, दो आदमी को ऐड करने का वो बात नहीं है। बात क्या है कि वो यूनिक हिस्ट्री को डिस्टॉर्शंस का है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो जजमेंट में था 13 जनवरी का जजमेंट में था, तो ओल्ड सेटलर्स करके एक उसमें पॉइंट था, पर जब फिनेंस एक्ट में आया उसमें बोला गया कि 26 अप्रैल 1975 से आगे का जो भी आदमी कोई डोमिसाइल प्रूफ दिखाएगा वो उसको सिक्किमीज वो माना जाए, ऐसा करके है। उसमें कोई ओल्ड सेटलर्स करके एक स्पेसिफिक चीज भी नहीं है। तो वो कोई आदमी अगर कोई वो नेपाल का होगा, वो भूटान का होगा, वो तिब्बत का होगा, ऐसा भी कोई यूनिक वो डिस्टिंक्शन भी नहीं बनाया गया है। इसलिए वो तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसका इंटरप्रिटेशन से बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए वहां पे है हमारा प्रॉब्लम। और हिस्ट्री को डिस्टर्शन करने का उसमें है हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि वहां से जो हिस्ट्री से गलत इंटरप्रिटेशन करके जो प्रॉब्लम आएगा उसमें सॉल्व करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। इस उसमें है प्रॉब्लम। जी। विकास आपके पास जाना चाहेंगे। कई मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव की दिशा को तय करेंगे, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है सिक्किम में इस वक्त वो ये है कि 371 की रक्षा की बात हो रही है। और जहाँ तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात है, वहाँ जब भी बात होती है तो ओल्ड सेटलर्स की बात आ जाती है। लेकिन सिक्किम में पिछले कुछ सालों से आबादी बढ़ी है। इस तरह की जो समस्या है, इसी में हम जो जितने भी पार्टियां हैं वो फंसे हुए हैं और जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान नहीं हो पा रहा है। आपके हिसाब से उचित कदम क्या उठाना चाहिए सरकार को और क्या होना चाहिए? देखिए सर, अ, भाजपा सरकार ही सिक्किम को बचा पाएगी सर, क्योंकि 47 साल रीजनल पार्टी का सत्ता रहा है सर। आज जो कुछ भी सिक्किम में इन्फ्लक्स बढ़ा है या सिक्किम में जो कुछ भी डाइल्यूशन हुआ है 371 एफ का, उसका जिम्मेवारी ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है या रीजनल पार्टी है जिन्होंने सत्ता संभाली है सर, उनके ऊपर जिम्मेवारी जाती है सर। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 47 साल रीजनल पार्टी के हाथ में सिक्किम का सत्ता रहा, तब पर भी आज देखिए बुनियादी सुविधा गांव-गांव में नहीं पहुंचा है। जैसे पानी देखिए, पानी का बहुत बड़ा समस्या है, रोड भी पूरा जर्जर है, लोगों को बहुत आफत है। एक छोटी राज्य, 6 लाख जनसंख्या वाली राज्य, अगर यहाँ के रीजनल पार्टी के पास अगर इच्छा शक्ति होता, नेताओं के पास इच्छा शक्ति होता, तो आज वाकई सिक्किम काफी डेवलप होता, स्विट्जरलैंड बन जाता सर। जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल पार्टी ने पैसा सिक्किम को दिया है, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं सर ये एक सिक्किम में एक बहुत ही बड़ा में नागरिक जी। ये तो पार्टी का ही सरकार रही है, तो इसकी जिम्मेवारी भी रीजनल पार्टी को ही लेना पड़ेगा सर। और बस 47 इयर्स आपने रीजनल पार्टी को यहाँ के जनता ने मौका दिया है, एक बार। जी, चलिए मनोज गुप्ता के पास चलते हैं। मनोज, सिक्किम में एक ऐसा समाज है जो सबके साथ सौहार्द के साथ रहता है और कभी हमने इतनी खटास नहीं देखी, लेकिन पिछले दिनों जो हमने हिंसा का स्वरूप देखा है वो काफ़ी भयानक है। इस तरह की स्थिति ना हो यही उम्मीद रहेगी। किस तरह की आशा रखते हैं आप सरकार से और आने वाले दिनों में क्या मुद्दे हैं जो सिक्किम की जनता को वास्तविक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?
ये तो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी ये दिलचस्प बात है। जो सत्ता में रहता है उसको सुनना पड़ता है, जो विपक्ष में रहता है वो तो कुछ भी बोल सकता है। जैसे चौहान साहब ने बोल दिया कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, जब वो सत्ता के साथ मिले हुए थे, तब सभी चीज़ ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब आज विपक्ष में आ गए तो सब खराब हो जाता है, ठीक है? अब वैसे ही होता है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी खासियत ही यही है। जब भी विपक्ष देखता है सत्ता पक्ष को, सब खराबी दिखेगा, अच्छा कुछ भी नहीं दिखने वाला। अब जो पक्ष है वो विपक्ष को भी उसी तरीका से देखेगी, उसमें नया बात कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य को कैसे सिक्योरिटी दिक्कत, डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत बनाए, और डेमोक्रेसी के साथ में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसको कैसे स्ट्रेंथन ये मजबूत किया जा सकता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। सोशल सिक्योरिटी बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे अपने अपने इंटरेस्ट की बात यहाँ पे होती है। अपना इंटरेस्ट होती है, किसी को भी कुछ भी यहाँ पे लेन देन नहीं होता है। जैसे देखिए आप इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, ठीक, हम लोग मानते हैं। अब एक्शन पार्टी बोल रही है आर्टिकल 14 सिक्किम में लागू हो गया। आर्टिकल 14 तो और इनकम टैक्स के बारे में तो ऑलरेडी इनकम टैक्स में 1948 में ऑलरेडी आर्टिकल 14 था ना, सबके इक्वल ट्रीटमेंट ही था ना। उसमें तो किसी को जैसे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, उसको उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बोला, जब इनकम टैक्स में 1948 में जो डिफरेंसेस नहीं था, तो इसमें कैसे डिफरेंसेस होगा, और उसी के आधार पे निकला, ठीक है। लेकिन एक बात तो जरूर है, जो रूपेन कार्की साहब ने बोला, उसमें जो क्लॉज 5 में लिखा हुआ था, उसमें डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें शंका जरूर, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है स्टेट के साथ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, सिक्किम के जो भी व्यापारी समुदाय है, ये कभी भी नहीं चाहता सिक्किम का जो स्पेशल स्टेटस है, 371F है, बांगो, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप भी समझिए, अगर 371F यहाँ पे नहीं रहेगा, हम लोग का भी तो स्पेशल स्टेटस है। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग सिक्किम के व्यापारी हैं बोलते हैं। अगर 371F नहीं रहेगा तो हम लोग का भी स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी भी आधार पे, किसी भी लॉज पे हम लोग 371F के खिलाफ में हम यहाँ पे नहीं करना चाहते, और 371F के अंदर ही अब उसके सुरक्षा के दायरे में ये जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हुआ है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं हुआ। इस टर्म में जी जैसे ये जो है स्टेट और सेंट्रलिस्ट में उन्होंने बोला सिक्किम टर्म में ये ऐड, लेकिन उसमें तो स्टेट में लागू नहीं होगा ना, स्टेट का एम्प्लॉयमेंट में सिक्किम टर्म लागू नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी यहाँ पे कोई वैकेंसी निकलेगा तो मैं थोड़ी यहाँ पे आवेदन कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहाँ पे कर पाऊंगा कि इनकम टैक्स जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा वहीं पर केवल मेरा वहाँ पे लागू होगा, तो इनकम टैक्स के ऊपर ही वहाँ पे इक्वलिटी लागू होगा। लेकिन जी यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैं जमीन खरीदूंगा बस्ती में, तो वहाँ पे इक्वलिटी लागू नहीं होगा। जो स्टेट का स्टेट लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट है, दोनों अलग अलग जी बात है। तो कहीं कहीं लेकिन जब चीज़ें जो हैं वो साफ हैं, उनको समझना जरूरी है, या आप यही कह रहे हैं। चलिए इसी बात पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटे हैं कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं सिक्किम में क्या है जनता के मुद्दे, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डीबी चौहान के पास जाना चाहेंगे। डीबी चौहान साहब, जिस तरह से मनोज गुप्ता ने कहा और इससे पहले विकास प्रसाद कह रहे थे, जो भी बातें रूपेन कार्की ने कही कि जो जिस पर हंगामा हो रहा है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात हो रही है, और ये क्लियर नहीं है
जो 1975 के पहले के लोग, वो कौन लोग होंगे? क्या वो तिब्बत के हैं या चीन के हैं या नेपाल के हैं या भूटान के या बांग्लादेश के हैं? ये क्लियर नहीं है। इस पर हम एक ईमानदार कोशिश क्यों नहीं करते हैं और क्यों नहीं ये साफ हो पाता है, ताकि वहाँ जो जेन्युइन लोग हैं, जो ये कहते हैं कि जिन्हें व्यापारी समाज भी कहा जाता है, वो भी सिक्किम के हैं और आपको भी कोई आपत्ति नहीं है उनसे, लेकिन आप ये सब सिर्फ ये चाहते हैं कि वो साफ होना चाहिए कि सिर्फ वही लोग हैं, उनके आड़ में कोई और लोग ना आए। तो इसके लिए कोई ईमानदार कोशिश क्यों नहीं होती है? एसकेएम से जब हमने ये सवाल पूछा तो एसकेएम वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल साफ है, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता और इसका जीता जागता उदाहरण है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑनगोइंग जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसमें अगर कोई सवाल खड़ा करता है कि बाहरी कोई व्यक्ति है उसने उसका लाभ उठाया, तो ये हो नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, इसमें गुप्ता जी और हमारे विकास प्रसाद जी का भी बात किया आपने। हम मतलब सिक्किम में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, हम भूटिया, लेप्चा, नेपाली और पुराने व्यापारी को एक साथ लेके चलते हैं और हमारा नारा भी है ये, चारों एक है हम। तो हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी के खिलाफ। लेकिन जब 2008 में इनकम टैक्स का मुद्दा आया और जो 2013 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जो एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स, यही लोग ने सिक्किम के लोगों को, विशेष करके नेपाली लोगों को विदेशी का करार करके सुप्रीम कोर्ट में लंबा चौड़ा एफिडेविट देके केस लगाया हमारे ऊपर। तब भी हमारी पार्टियां चुप रही, सबने फिर बोलते रहे कि उनको इनकम टैक्स तो मिलना ही चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे सिक्किम में कांग्रेस हो, चाहे एसडीएफ हो, एसकेएम में हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सिक्किम के लोगों ने कभी नहीं कहा कि उनको टैक्स लगाना चाहिए। हमने कहा कि हमारे जैसे उनको भी अधिकार दे दो, टैक्स की छूट उनको दे दो, क्योंकि ये केंद्र सरकार की विषय है। लेकिन ये लोग ने, अब मैं नहीं कहूँगा कि गुप्ता जी और विकास प्रसाद जी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स के 2-4 लोगों ने जो गिफ्ट रैकेट से लेकर जो 1989 में जो हुआ, उन टाइम से जो गद्दारी करते आए हैं, ये लोग ने केस लगाया। तो केस में क्या जरूरत थी कि यहाँ के जो मूल मेजोरिटी है नेपाली लोगों को ये एलिगेशन लगाना? हम तो अपनी जमीन के साथ भारत में विलय हुए हैं। लेकिन वो तो अब साफ हो गए ना, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका डाली गई थी डीबी चौहान साहब, और वो याचिका फिर वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। ना हटाए नहीं, एक पैराग्राफ हटाया गया है और कई पैराग्राफ में वो ऑब्जर्वेशन आया है। वो एसकेएम सरकार दिन दहाड़े झूठ बोल रही है और केंद्र सरकार भी झूठ बोल रही है कि हमने हटा दिया। भाई साहब, उसमें एक पैराग्राफ हटा दिया, लेकिन उसमें और कई ऑब्जर्वेशंस में और कई पेजेस में है कि ये लगाया है। और चलो, ये गलत हुआ, हम इसका विरोध करते हैं, पहले भी मैं बोला। जहां तक ये जो 75 से आगे कौन कौन थे, इसके लिए हमने सिक्किम सरकार से भी बोला है कि पहले अब सिक्किमीज कौन है, इनका अब सिक्किम विधानसभा में एक विधेयक पारित करो, क्योंकि सिक्किम विधानसभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक जिम्मेवार पूर्वक पब्लिक की चुनी हुई एक सरकार है। ये 32 विधायक कॉम्पिटेंट है, ये संविधानिक जगह है, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करते। अब एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो बाइट से तो किसी का सुरक्षा नहीं होगा ना। वो तो आज पावर में है, कल नहीं रहेंगे। कल तक एसडीएफ पार्टी थी, आज एसकेएम में, कल परसों दूसरा पार्टी आ जाएगा। तो उनका क्या गारंटी? वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वैलिडिटी भी नहीं। आज ये बात बोलते, कल दूसरी बात बोलते। मुख्यमंत्री का भी कोई वचन का, उनका भाषण का कोई वेटेज नहीं है, वो भी झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सरकार बचाना है भाई साहब। इसीलिए हम सिक्किम विधानसभा को भी हम कई बार बोला है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बोला है, प्रेस रिलीज से भी, और सरकार को हम बोलते रहते हैं। आपके माध्यम से भी मैं सिक्किम सरकार को बोलना चाहता हूँ कि सिक्किम विधानसभा के 32 विधायक हैं, जो अब प्रश्न हमें कर रहा है कि वही चीज सिक्किम में 75 से पहले कौन कौन हो सकते हैं, उनका क्या दायरा है, उनकी एक विधेयक बनाए। जो पुराने व्यापारी है, जो पुराने लोग थे 75 से पहले, उनका भी एक सूची बनाएं। जैसे आपने कहा कि मुश्किल से अब 3000 होंगे, चलो 3000 होंगे, उसकी भी एक सूची बनाओ। तो इसका अधिकार तो सरकार के पास है ना। सरकार नियम बना सकते हैं, सरकार कानून बना सकते हैं। अगर सरकार चुप बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों में लोग को बोलते कि हम सब कर रहे हैं, मैं पूरा जिम्मेवारी
के साथ कह रहा हूं, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार झूठ बोल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। ये हमारे दुख है। डीबी चौहान, इसलिए आपके जरिए से हम केंद्र सरकार को भी थोड़ा 10 सेकंड में साहब, केंद्र सरकार को भी बोलना चाहते हैं कि जो हमारे सिक्किम के जो पुराने जो व्यापारी हैं उनको जो इनकम टैक्स की छूट मिली है उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। और रही बात 75 से आगे कौन कौन रहेंगे, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक जल्दी एक कानून लिया है कि वो दायरे में कौन कौन होंगे और उनके अधिकार क्या होंगे, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना के सबको न्याय दे। जी डीबी चौहान साहब, आपकी बातें बिल्कुल साफ है और आपने हमें लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए आखिरी कमेंट रुपेन कार्की का होगा। रुपेन कार्की, डीबी चौहान ने ये साफ कह दिया है कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए विधानसभा में एक कानून लाना है। क्या आप इसी तरह के कदम का भी आप स्वागत करते हैं? एक तो क्या है कि जो अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इशू में एकदम बहुत ही सीरियस नहीं है। वो तो पूरा वायलेंटली इसको रिप्रेस करना चाह रहा है। वो वायलेंस अपना रहा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो इसलिए एक तो क्या होगा कि सिर्फ एक कदम दूसरा कदम नहीं हो सकता। इसके लिए एक थोड़ा बहुत बड़ा स्टडी करके क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो सकता है इसको रिजॉल्व करने के लिए, उसमें एक ढूंढा जा सकता है। पर पहले क्या, फर्स्ट चीज क्या है कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि प्रॉब्लम हुआ है। वो प्रेजेंट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट वो मान रहा है कि वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। पहले तो हमारे तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें वो आइडेंटिफाई करना है उसको। जी, और ये वायलेंटली जो रिप्रेस कर रहा है, ये तो इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा उसका हाथ से हुए चला गया है। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। जी, चलिए। पर इसके लिए एक सॉल्यूशन ऐसा कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता है, पर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन हो। एक जी, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सिक्किम का एक यूनिक डेफिनेशन है, जैसे कि मनोज जी भी बोल रहे थे कि 371F का जो एसेंस है, उससे तो सबका प्रोटेक्ट होता है ना। एक जब एक एक सोवेरेन स्टेट भारत में एक जब लोकतांत्रिक कर दिया था, समाधान हो जिसमें सभी लोग जिस पर सहमत हो और सबके लिए वो ग्रहण योग्य हो, यही चाहते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक मुद्दा होगा जो चुनाव में छाया रहेगा। हालांकि तमाम मुद्दे जो हैं जिन पर आज हमने चर्चा की वो भी आने वाले दिनों में चुनाव का हिस्सा होंगे और तय करेंगे कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।